दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा एजीआर लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उसकी सुनवाई है जो 6 अक्टूबर को होने वाली है। लेकिन इसके बीच में अब वोडाफोन आइडिया ने एक संशोधित याचिका फिर दाखिल की है और उसमें कहा गया है कि इंटरेस्ट और जो पेनल्टी उसको माफ़ किया जाए। तो जैसे कि सरकार थोड़ी फ्लेक्सिबल हो गई है, सरकार सब कुछ यहाँ पे फैसले चाहती है, सरकार ये पूरा मामला सुलटाना चाहती है। तो उनको लग रहा है कि यहाँ पे एक फिर से मौका आ गया है कि क्यों ना अब इसी मौके पे अपना जो भी रिस्क है उसको कम किया जाए, जो कर्ज भारी भरकम है उसको लेकर राहत दी जाए। तो अब यहाँ पे एक नई याचिका लगा दी है। क्या सरकार मानेगी? क्योंकि अब फैसला फिर से यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब एजीआर की जो इंटरेस्ट रेट और पेनल्टी माफ़ करने का मामला है। तो पूरी अपडेट क्या उसको समझेंगे और क्वार्टर 2 आने वाला है, उम्मीद क्या है क्वार्टर 2 से वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो 8.18 पर आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.73% की गिरावट है। तो ये खबर तो पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है क्योंकि बाजार थोड़ा सा दबाव में आ गया है। वैसे शुरुआत काफ़ी अच्छी 8.32 पर हुई, पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद में बाजार की स्थिति की वजह से यहाँ पे दबाव देखने को मिला है। वैसे इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो स्टॉक पिछले एक महीने में काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है। पिछले एक महीने में यहाँ पे 25.99%, इसका मतलब ये है कि लगभग आप देख सकते हो कि 26% की तेज़ी इसके अंदर बनी है। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 10.9% के आसपास की तेज़ी बनी है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में 20.46% की गिरावट हुई है, जबकि पिछले 3 सालों में 6.36% के आसपास की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 5 सालों में 13.72% की गिरावट हुई। इसका मतलब ये है कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, चाहे वो 1 साल 2 साल या 3 साल 5 साल के हिसाब से निवेश किया हो, उसको वोडाफोन आइडिया में लगातार नुकसान ही हुआ है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक जो 19 तक पहुंच गया था वो काफ़ी नीचे आया था, लेकिन जिसने शॉर्ट टर्म में निवेश किया उसको फ़ायदा हो रहा है इस समय। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है वोडाफोन आइडिया, टॉपर बना हुआ है वॉल्यूम में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किए। तो वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित याचिका फाइल की है और इस याचिका के अंदर कंपनी ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर पर इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ करने की गुजारिश की है। तो ये देख सकते हो कि एजीआर लाइबिलिटीज़ के दोबारा कैलकुलेशन का भी अनुरोध किया गया है। उसने पहले के मामलों का हवाला दिया है जिनमें ऐसी मांग मान ली गई थी। तो वीआईएल की इस नई याचिका में उसकी पहले की याचिका में फ़र्क है, जिसमें उसने सिर्फ एक एजीआर लाइबिलिटीज़ के दोबारा कैलकुलेशन पर जोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को कंपनी की याचिका सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर तक अगली सुनवाई टाल दी थी, क्योंकि सरकार ने ऐसा कहा था कि उन्हें समय दीजिए, हम कुछ फैसला लेंगे। तो सरकार की मांग मान के अगली सुनवाई टाल दी थी और फिलहाल इस बारे में कंपनी को भेजे गए ईमेल में इसका कोई जवाब नहीं मिला है। तो पिछले सप्ताह वोडाफोन आइडिया की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वह एजीआर बकाया पर कंपनी की याचिका का जो विरोध है उसको नहीं करती है, लेकिन इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए क्योंकि सरकार भी कंपनी की शेयर होल्डर है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई की थी। यह याचिका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट के फाइनेंशियल ईयर 17 में 5,606 करोड़ रुपए के जो डिमांड की है उसके खिलाफ फाइल की गई है। तो यहाँ पे देखो कि वीआईएल की दलील है कि बकाया का जो अमाउंट 2019 में एजीआर पर फैसले के बाद पहले से ही ये स्पष्ट है, इसके फिर से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामला 6 अक्टूबर तक टालने का अनुरोध किया था। अपनी संशोधित याचिका में वोडाफोन आइडिया पहले के फैसलों का हवाला भी दिया जिनमें माफ़ी दी गई है। कंपनी ने एक अतिरिक्त राहत भी मांगी है। उसने कहा है कि कोर्ट यह निर्देश दे कि एजीआर ड्यूज के प्रिंसिपल पर पेनल्टी और इंटरेस्ट से उसे राहत दी जाए।
वोडाफोन आइडिया ने इस अतिरिक्त राहत के लिए मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मामले के पैरा 25C का हवाला दिया है। वोडाफोन आइडिया से जुड़े एजीआर बकाया के इस मामले में कोर्ट ने 18 मार्च 2020 को फैसला दिया था। इसमें कोर्ट ने डॉट की तरफ से कैलकुलेट किए गए फाइनेंस 2017 के बकाया को सही माना था। उसने ऑपरेटर को इसके रीअसेसमेंट से रोक दिया था। इसके बावजूद डॉट ने फाइनेंस 2018 और 19 में नया क्लेम किया है। वोडाफोन आइडिया ने दलील दी है कि डॉट की नई डिमांड में ज़्यादातर उस पीरियड से जुड़ी है जिसे कोर्ट पहले से ही सेटल कर चुका है। वोडाफोन आइडिया ने देखो कि जो अपनी हिस्सेदारी है वो सरकार को दी है। 48.99% की हिस्सेदारी सरकार के पास है। सरकार ने बकाया 53,083 करोड़ रुपए के बकाया को 2 बार इक्विटी में बदला है। पहली बार उसने फरवरी 2023 में और दूसरी बार 2025 में बकाया को इक्विटी में कन्वर्ट किया। डॉट ने 9,450 करोड़ रुपए की नई डिमांड भेजी है, जिसमें 2,774 करोड़ रुपए आइडिया ग्रुप और वोडाफोन आइडिया मर्जर के बाद से जुड़े हैं, जबकि 6,675 करोड़ रुपए का जो संबंध मर्जर से पहले की अवधि में वोडाफोन ग्रुप से संबंधित है। VIL पर AGR का करीब 83,400 करोड़ रुपए का इस समय बकाया है। पेमेंट की 18,000 करोड़ रुपये की सालाना किस्त का पेमेंट मार्च में शुरू होना है, यानी 18,000 हर साल उनको पे करना होगा। पेनल्टी और इंटरेस्ट मिलाकर कंपनी पर सरकार का करीब 2 लाख करोड़ रुपये बकाया। वोडाफोन आइडिया ने संशोधित याचिका में कोर्ट में 17 फाइनेंस 2017 और इसके पहले के नए क्लेम को रद्द करने की गुजारिश की है। साथ ही AGR बकाया के फुल रिकॉन्सिलिएशन की मांग की है, क्योंकि इन पीरियड का मामला 2020 के आदेश से पहले सेटल हो चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के निपटारे पर जोर देते हुए सुनवाई के लिए याचिका 26 सितंबर तक टाल दी थी। तो अब देख सकते हो कि ये मामला रोचक हो गया है, क्योंकि फिर नई याचिका लगाई गई है संशोधित करके। तो सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी, उसका इंतज़ार करना होगा। अब हमारे सामने क्वार्टर 2 आने वाला है। क्या है उम्मीद? तो अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें तो कंपनी की स्थिति अच्छी हुई है, आप समझ सकते हो, बेहतर हो रहा है। सेल्स की बात करें तो मार्च 2023 में 42,142 करोड़ के आसपास था। मार्च 2024 में ये 42,572 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2025 में 43,455 करोड़ तक पहुंचा। इसका मतलब साल दर साल कंपनी का सेल बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। अदर इनकम 311 करोड़ के आसपास थी 23 में। मार्च में ये 868 करोड़ के आसपास रही और मार्च 25 में 1,022 करोड़ के आसपास रही, यानी कंपनी की अदर इनकम भी बढ़ रही है। अब यहाँ पे बात करें कंपनी के खर्च की तो 25,382 करोड़ का खर्च था मार्च 2023 में। मार्च 24 में 25,531 करोड़ के आसपास खर्च हुआ, जबकि मार्च 25 में 25,444 करोड़ के आसपास खर्च रहा है। यही सबसे बड़ी जीत है वोडाफोन की, क्योंकि कंपनी ने अपने खर्च में कटौती की है, जबकि कंपनी की सेल बढ़ी है, बिजनेस बढ़ा है। तो 2025 काफ़ी अच्छा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 16,760 करोड़ के आसपास मार्च 2023 में। मार्च 24 में ये बढ़ के 17,041 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 25 में 18,011 करोड़ तक पहुंचा। यानी हर साल के हिसाब से देखें साल दर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 39.77% था 23 में। 24 में ये 40.03% तक पहुंचा, तो 25 में 41.45% तक पहुंचा। वाकई में कंपनी यहाँ पे अब बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन देखें तो 17,106 करोड़ के आसपास था मार्च 23 में। मार्च 24 में ये बढ़ के 17,989 करोड़ तक पहुँचा और मार्च 25 में 19,149 करोड़ तक पहुँचा। इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में भी सुधार हुआ है। इससे कंपनी के जो सेहत का समझ में आ रहा है कि कंपनी की सेहत सुधर रही है और आने वाले समय यहाँ पे स्थिति बदलेगी। यहाँ पे कंपनी के अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो 29,301 करोड़ के आसपास था मार्च 23 में और माइनस था, यानी लॉस था। और ये देख सकते हो कि 24 में 31,238 करोड़ का लॉस हुआ कंपनी को, लेकिन इस बार 25 में लॉस घट के 27,383 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी का लॉस कम हुआ है। इससे हम कह सकते हैं उम्मीद जगी है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।